Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 9th, chapter 4th, part 1, structure of the atom. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about charged particles in matter. Then we will discuss about the structure of an atom. On this ground, different scientists have given their different models like Thomson's model of an atom. We will discuss about Rutherford's model of an atom and also about Bohr's model of an atom. Okay, let's start the chapter. In chapter 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. Chapter 3 में हमने पढ़ा है कि किसी भी मैटर कैसे बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है और इसी को कहा जाता है फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर. बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या, जैसे अब मान लीजिए एक आटे का लड्डू और एक बेसन का लड्डू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. आटे का लड्डू बना है गेहूं के आटे से और बेसन का लड्डू बना है हमारे बेसन से. ऐसे ही एक मैटर दूसरे मैटर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इन दोनों की एटम में डिफरेंस है. ओके, तो फिर आइए अब हमारी बारी हो गई ये जानने के लिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आखिर एक एटम के अंदर होता क्या है, क्या क्या है, अंदर झांकने की अब जरूरत आ गई है. व्हाट मेक्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. ठीक है, तो फिर एक से दूसरे कैसे है, इसके ऊपर से हमारे वैज्ञानिक लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं. तो आर द एटम्स रियली इंडिविजिबल, जैसे हमारे डाल्टन ने कहे थे कि हमारे एटम्स जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और हमको ये भी देखना है कि इसके अंदर कहीं स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम्स, इस एटम के अंदर क्या क्या छोटी छोटी पार्टिकल्स है, ये सारी भी देखना है. वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. वी लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है उसे कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. तो फिर इस चैप्टर में हमको डिफरेंट मॉडल्स जैसे थॉमसन ने फिर किया, फिर रदरफोर्ड ने किया, फिर हमारे बोर्स ने अपना मॉडल प्रकाश किया. तो फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका कितना दूर सही है. तो फिर 19th सेंचुरी में ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर सारे वैज्ञानिकों लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया और वो सब वो एक्सप्लेन करने लगे. और ये एटम का प्रॉपर्टीज क्या, एटम्स के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, कितना चार्ज है, मास है, ये सब देखने लगे. इसके लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट सारे होता चला. अब आइए एक के बाद एक हम डिस्कस करने लगेंगे. वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमें ये तो पता ही चल गया कि इट इज नॉट इंडिविजुअल, जो अविभाज्य बोल रहे थे ऐसा नहीं है. एंड द कंडीशन अंडर व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस. ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है ये भी हम देखेंगे. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. 4.1 चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. तो फिर ये फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के अंदर हैं तो फिर इनका नेचर कैसे रहेगा, ये कितना लाइट वेट रहेंगे, ये कहाँ पर रहेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि इनका चार्ज कैसा है, ये सारे बारे में. एक्टिविटी 4.1 में हम दो कंडीशंस ली है. जैसे हमने एक आप कंघा देखे हैं, कंघी जो है उसको हम ड्राई हेयर को हम कंघी करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अब कुछ बार अपनी ड्राई हेयर को कम करने के बाद देखेंगे कि वो दूसरे छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स लेंगे, उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो क्यों कर रहा है. फिर सेकंड हम लेने वाले हैं एक ग्लास रड को हमने एक सिल्क क्लॉथ में घिसा, रफ किया, तो क्या हुआ, उसके बाद उसमें भी कुछ चेंजेस हमने देखा. क्या हुआ, उसको अगर हम इन्फ्लेटेड बैलून, एक फुला हुआ बैलून के पास अगर ले जाएंगे तो वो बैलून को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका कुछ चार्जेस डेवलप हुआ है. फ्रॉम दिस एक्टिविटीज हमको ये पता चला कि ये जो कॉम है और जो ये ग्लास रड है उसको रफ करने से
वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, उनमें चार्ज डेवलप हुआ। और ये चार्ज आया कहाँ से? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसरिंग बाय knowing that an atom is divisible and consists of charged particles। अगर आपको लगता है कि ये कॉम में और ये रॉड में चार्ज कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको एटम के अंदर झांकना पड़ेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या, जो ये चार्ज ये आया कहाँ से। तो आगे आपके इसके आंसर आपको मिल जाएगा कि एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। Some scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was individual particles but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson। तो फिर 1900 के और हमारे वैज्ञानिक लोगों ने लग गए इसके अंदर झांकना शुरू कर दिए। और ऐसे ही J.J. थॉमसन जो कि बहुत ही फेमस है, उन्होंने देखा कि उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, और J.J. थॉमसन ने बोले इलेक्ट्रॉन क्या है। ऐसे ही हमारी ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में इन्होंने डिस्कवर किया, बाद में उसको पता चला वो क्या है, वो है हमारी प्रोटॉन। प्रोटॉन ने उन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन ए गैस डिस्चार्ज कॉल्ड द कैनाल रेज। तो फिर these rays were positively charged radiations which ultimately led to discovery of another subatomic particle. The subatomic particle had a charge equal to the magnitude but opposite in sign to that of the electron. इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज था उसका चार्ज उसका मैग्नीट्यूड तो सेम था, पर उसका साइन जो है इसका, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और इक्वल मैग्नीट्यूड था बट अपोजिट इन साइन था। और इसका मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि J.J. थॉमसन ने हमारे डिस्कवर किया था उसी की तुलना में ये 2000 गुना ज़्यादा था, और उसका नाम था प्रोटॉन। ये किसने डिस्कवर किया? हमारी ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्कवर किया हमारी प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हमारी J.J. थॉमसन ने। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड ए ई माइनस। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी ऐसे ई माइनस लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन को लिखा जाएगा P। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। तो फिर P का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, उसको +1 यूनिट लिया जाता है, और इसका चार्ज जो है उसका +1 लिया जाता है। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। क्योंकि हमको कहा गया है इसका प्रोटॉन का चार्ज है +1, तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1। और हमारी अगर मास की बात बोलें तो इलेक्ट्रॉन की मास बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। इट सीम्स दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर एक एटम जो है उसमें रहता है प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, एंड म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव है, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है एक एटम में इतना प्रोटॉन भी रहता है, तो फिर तो ये बैलेंस होकर रहेगा। इट वाज अपियर्ड दैट द प्रोटॉन वेयर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। अगर आप ढूंढने जाएंगे चलो प्रोटॉन कहाँ है, तो वो आपको गहराई में मिलेगा, यानी कि सरफेस में नहीं मिलेगा। आप अंदर जाते ही आपको प्रोटॉन की जानकारी नहीं मिलेगी, आपको अंदर ही बहुत अंदर जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा, इंटीरियर ऑफ द एटम जाना पड़ेगा। फॉर वेरेज इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा? ये पूरा ऊपर ही ऊपर मिलेगा, इजीली कैन बी रिमूव्ड, बट नॉट प्रोटॉन। पर आपको प्रोटॉन ऊपर ही ऊपर नहीं मिलेगा, यानी कि अगर ये आपका एटम हो गया तो जाते ही आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, पर बहुत अंदर जाते ही आपको मिलेगा प्रोटॉन। तो फिर ऐसा ही है। तो नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स फॉर्म। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस बिलो। तो फिर हमें भी बहुत उत्सुकता होने लगी है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, ये क्वाइट न्यू चीज़ है, और हम एक के बाद एक देखते जाएंगे हमारी थॉमसन जी ने क्या कहा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वी हैव लर्न्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में तो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़े हैं, जिसमें एक्चुअली कहा गया है कि एटम जो है ये इनडिविजिबल है, एटम को कोई भी, और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसे ही कहे थे ना हमारे डाल्टन जी ने। बट इसमें कुछ हमको प्रॉब्लम्स नजर आई। कैसे? बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जब पता चला इनसाइड द एटम, लेड टू द फेल्योर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो फिर इसी की डिस्कवरी से डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी जो है ये फेल पड़ गया,
क्योंकि इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। हमको अब ये जानने के लिए हो गया कि ऐसा नहीं कि एटम लास्ट पार्टिकल्स है, इसके अंदर तो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो फिर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आखिर रहते कहाँ है। तो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। जैसे जे थॉमसन ने पहले कोशिश किए, वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ये पहले वो बहादुर आदमी थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक मॉडल हमको प्रपोज किया। तो फिर वो क्या बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। थॉमसन जी ने कहा कि द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ ए क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग तो आप देखे होंगे, ये देखिए क्रिसमस पुडिंग जिसमें रहता है भरपूर ड्राई फ्रूट्स। ये जो देख रहे हैं ये सारे हो गया आपके काजू किशमिश पिस्ता वगैरह भरपूर। तो फिर बाहर और से इसे देखे तो टॉप व्यू लें तो लगभग आपको एटम का इसी प्रकार का मॉडल देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। तो फिर ये कैसे होता है, जैसे कि द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेर लाइक क्यूरेंट्स और ड्राई फ्रूट्स इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो फिर ये जो है ये छोटे छोटे जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोल रहे हैं, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही रहेंगे। और बाकी ये सारा जो है ये एक पॉजिटिव मास है बोल रहे हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो छोटे छोटे ऐसे चारों ओर बिखरे हुए आपको मिलेंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन। उन्होंने एक वाटरमेलन के साथ भी इसको तुलना किया है। जैसे वाटरमेलन की हमारे जो रेड एडिबल पार्ट है वो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और हमारी उसके अंदर जो उसका सीड्स है, काले काले सीड्स है, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, लाइक द वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही कहे हैं अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। वो वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर किए हैं, और रेड एडिबल पार्ट को बोले हैं वो पॉजिटिव चार्ज, और हमारी सीड्स को बोले हैं इलेक्ट्रॉन। तो फिर होपफुली ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जे थॉमसन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, और ये बर्न के थे चिथम हिल में, और एक सबर्ब ऑफ मैनचेस्टर में ये है। तो फिर इनको नोबेल प्राइज मिला था ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और इनके अंदर जो जो काम किए थे ऐसे 7 उनके रिसर्च असिस्टेंट को भी सब्सिक्वेंटली नोबेल प्राइज मिला था। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इन्होंने कहा था, थॉमसन जी ने कहा था, साइंटिस्ट ये बोले थे कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो फिर एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जैसे आपने वहाँ पर देखा, और उसमें जैसे एक केक हो गया, तो केक में जैसे आपने ऊपर ऊपर से काजू किशमिश डाले हैं, तो पूरा केक हो गया हमारे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया, और उसमें इलेक्ट्रॉन ये काजू किशमिश की तरह एक एक उसमें एम्बेडेड होके, यानी कि उसमें जड़ित रहते हैं। द नेगेटिव और सेकंड है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसमें जितना नेगेटिव चार्जेस रहेगा इतना ही पॉजिटिव चार्जेस रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इतना हमारा प्रोटॉन रहेगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सो द एटम्स जो हो लीजिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना नेगेटिव रहेगा इतना पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड, ये तो उन्होंने कह दिया कि एटम्स जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेवल के, पर बहुत सी आगे ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने अपना मॉडल दिखा है, उसका आंसर ये नहीं दे पाया, उसी हिसाब से थॉमसन मॉडल जो है थोड़ा फेल पड़ गया। आइए देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो फिर रदरफोर्ड्स क्या कहते हैं, ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज। इलेक्ट्रॉन्स कैसे आखिर अरेंज हुआ है वो खुद जानने के लिए कोशिश की। उन्होंने क्या किए, वो डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने बम्बार्डेड किया एक गोल्ड फॉइल लेकर उसमें फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लेकर उसको बम्बार्डेड किया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ सिम्टम्स देखे। क्या देखे, देखो पहले तो गोल्ड फॉइल जो लिए थे ये 1000 एटम्स थिक था। ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल, जितना थिन हो सके इतना थिन लेयर लिया था, और उसमें 1000 एटम्स थिक जैसे उसका थिकनेस था। और अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये डबली चार्ज हीलियम आयंस है। डबली चार्ज हीलियम आयंस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो फिर इसका मास जो है ये 4u आएगा, और ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी,
क्योंकि एक तो उसका मास हो गया 4u और ये बहुत फास्ट मूविंग है, इसीलिए इसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और थर्ड पॉइंट जो है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉयल। और ये अल्फा पार्टिकल्स हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जरूर ही टकराएंगे, उन्होंने ऐसा सोचा। और अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास 4u है, ये थोड़ा हैवी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि डिफ्लेक्शन तो होगा पर ये काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, ऐसे ही उनका एक्सपेक्टेशन था। फिर उन्होंने आगे क्या किया, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गट टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वो तो ऐसे ही सोच के गए थे, पर उसका रिजल्ट जो निकला ये पूरा उनके इमेजिनेशन के बाहर निकला। तो फिर क्या क्या हुआ, जब उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डेड किया वो गोल्ड फॉयल में, तो उन्होंने देखे कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पार से दूसरे पार चले गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड टू द अदर साइड ऑफ द गोल्ड फॉयल। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये डिफ्लेक्टेड होके एक एंगल में चले गए और किसी दिशा में, जैसे ये देखिए बहुत सारे ये सीधे सीधे ऐसे चले गए। कुछ है जो डिफ्लेक्टेड होके जैसे ये हो गया, और कुछ ये हो गया डिफ्लेक्टेड होके ये ऐसे चले गए, कुछ है। और तीसरा उन्होंने देखा सरप्राइजिंगली कि 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स appeared to rebound। जैसे 12,000 में किसी एक ऐसा हुआ कि जैसे गए ऐसे लौट आए। तो फिर उसी से उन्होंने कुछ नतीजा निकाला। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, अगर रदरफोर्ड की भाषा में बोले तो दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15-inch सेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। तो फिर उस हिसाब से लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो फिर इसको अगर हम अपनी दुनिया में लेकर इसका एक इस मॉडल का एक रिप्रेजेंटेशन करें तो ऐसा होगा कि देखो, लेट ए चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल। एक वॉल के सामने एक बच्चा को आपने खड़ा किया और विथ हिज आईज क्लोज्ड, जिसका आंखें बंद है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस। और उनको कहा गया कि चलो भैया तुम वॉल के ऊपर कुछ स्टोन्स थ्रो करो। तो क्या होगा, ही वुड हियर ए साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल। आप समझ पा रहे हैं ना। तो वॉल के ऊपर छोटे बच्चा ने एक एक पत्थर फेंका, जैसे ही पत्थर वॉल से टकराया एक साउंड आया। तो ही रिपीट्स दिस 10 times, 10 बार उसने फेंका। एंड ही विल हियर द साउंड 10 times, जितने बार फेंका इतना बार टकराया और उसने 10 बार वो साउंड भी सुना। बट इफ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वेर टू थ्रो स्टोन्स एट ए बार्ब्ड वायर फेंस, एक बार्ब्ड वायर फेंस के पास लेकर एक अंधा बच्चा को अगर फेंकने के लिए कहा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड। क्योंकि क्यों नहीं सुने देगा, अगर एक बार्ब्ड वायर फेंस के पास लेकर उसको कहा गया कि चलो अब तुम ये स्टोन थ्रो करो, तो फिर इसमें कुछ साउंड उसको सुनाई नहीं दिया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो स्टोन फेंका ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड ने वो आर पार हो गया, यानी कि वॉल के फेंसिंग के उस पर चला गया। अगर टकराता तभी ना कुछ साउंड होता, क्योंकि उसने टकराया नहीं। क्यों नहीं टकराया, क्योंकि ये तो इसमें तो बड़ा बड़ा होल था, बहुत स्पेस है ताकि स्टोन एक ओर से दूसरे ओर जा पाए। नो साउंड वुड बी हार्ड, इसीलिए उसको कुछ भी साउंड सुने ही नहीं दिया, क्योंकि वो टकराया नहीं, वो सीधा आर पार चला गया। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज देयर ए लॉट ऑफ गैप्स इन द फेंस व्हिच अलाउज द स्टोन टू पास थ्रू देम। तो फिर ऐसे ही हुआ है हमारे रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल के साथ, वो एक ओर से दूसरे ओर चले गए। इसका मतलब है हमारी जो गोल्ड फॉयल में बहुत सारे खाली स्पेस है। ठीक है, इसका मतलब है एटम के अंदर बहुत सारे खाली स्पेस है। तो फिर इसी से उन्होंने कुछ नतीजा निकाला। देखो उन्होंने क्या देखे, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे खाली स्पेस है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल आर पार हो गया विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, नहीं तो ये डिफ्लेक्टेड होके चला आता। और फिर उन्होंने देखे कि
very few particles were deflected from their path, indicating the positive charge of the atom occupies very little space. कुछ जो है वो very few particles थे जो कि डिफ्लेक्टेड होके चले आए. इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है occupies very little space है, पर बहुत कम ही जगह में है. और फिर थर्ड उन्होंने देखे कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो 180 डिग्री में जैसे गए ऐसे ही चले आए. ऐसे 180 डिग्री में कुछ अल्फा पार्टिकल्स चले आए, इंडिकेटिंग दैट, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है और उसका मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम. एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ या फिर उसका मास जो है वो बहुत कम ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, बाकी सब खुला डिला है और बहुत कम ही जगह उसका सॉलिड पोर्शन है. ठीक है. फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेट दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम. तो जो बीच में जो सॉलिड पार्ट है बाद में वो आप जानेंगे कि वो न्यूक्लियस है, तो वो जो है कहीं 10 to the power 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम है. यानी कि वो अगर 1 मीटर है तो फिर वो एक, अगर एटम आपके बीच वाला के साइज अगर 1 मीटर है तो फिर वो जो एटम की साइज है वो 1 लाख मीटर है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. इसी हिसाब से उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया which had the following features. तो फिर उन्हीं के हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से अगर बनाया जाए तो न्यूक्लियर मॉडल ऐसे ही बनेगा. उन्होंने देखा कि देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, कि एक एटम में बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, तो फिर उससे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में उसका सारा जो मास है वहां पर ही कंसंट्रेट होकर रहता है. कहाँ पर? न्यूक्लियस की जगह. और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. और फिर उन्होंने कहा कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. उन्होंने कहा ना, यहाँ पर भी कहें, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम. साइज ऑफ द एटम है न्यूक्लियस के 10 to the power 5 टाइम्स है. ये तीनों बात उन्होंने कहा है. तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि ये भी पूरी तरह हमारी नहीं एक्सप्लेन कर पाया. क्या बात ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया? देखो, रदरफोर्ड के हिसाब से ऐसा हुआ कि रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. जिस उन्होंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं, पर ये स्टेबल नहीं है. कैसे स्टेबल नहीं है? देखो, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा तो क्या होगा? उसका एक्सीलरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा. अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, और एनर्जी अगर छोड़ेगा तो इससे एनर्जी लूज होगा, और एनर्जी अगर किसी का लूज होता जाएगा फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. वो जाकर लास्ट में न्यूक्लियस में जा गिरेगा. अगर ऐसा होता तो एटम शुड नॉट हाईली, इफ दिस वेर सो, अगर ऐसा होता एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल. ऐसे में तो एटम और एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये अनस्टेबल हो जाएगा और स्टेबिलिटी नहीं रहा ना, वो जाकर इलेक्ट्रॉन लास्ट में हमारे न्यूक्लियस में टकराएगा, धप से गिरेगा, तो फिर वो अनस्टेबल हो गया. पर हम तो जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये क्वाइट स्टेबल है. इसी बात को समझाने के लिए हमारे रदरफोर्ड मॉडल जो है ये फेल पड़ गया. आइए अब देखते हैं बोर्स मॉडल. तो बोर्स मॉडल क्या कहते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. बोर्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि only certain, इन्होंने 2 बातें कही. क्या क्या? only certain special orbits known as, एक discrete orbit बोल के एक special orbit है. अरे उसे discrete orbit में ही इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. एटम के इनसाइड डिस्क्रीट ऑर्बिट है, जिसमें इसी डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही हमारे इलेक्ट्रॉन सारे रहते हैं. और ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब तक वो रहते हैं तो फिर वो डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो किसी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते. इसका मतलब वो स्टेबल रहते हैं. फिर हमारे बोर जी ने कहा कि दिस ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड, जो ऑर्बिट में या फिर आप बोलो डिस्क्रीट ऑर्बिट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनको उन्होंने कहा कि एनर्जी लेवल्स. द ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स.
और एनर्जी लेवल्स इन एन एटम्स आर शोन इन, ये फिगर में देखा गया एनर्जी लेवल क्या होता है। देखो जैसे ये हमारे न्यूक्लियस हो गया, तो उसके बाद शुरू हो जाएगा के, उसके फिर एल, फिर आगे जाए तो एम, और सबसे ये हो गया हमारा एन। तो फिर ये के एल एम एन, ये सारे हमारी एनर्जी लेवल्स हैं। तो फिर इस ऑर्बिट्स और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन, और इसी को जिसके लिए एन का वैल्यू रहेगा 1 2 3 4। तो फिर जैसे के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। उसी हिसाब से ये रहा हमारा बोर्स मॉडल। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में न्यूट्रॉन से शुरू करेंगे, इसका 2 भाग रहेगा लगभग। ओके, इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.